बताया था तीन थ्योरी के बारे में। एक तो बताया था कोबर का भूसंति सिद्धांत। भारत भारत के भौतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के भौतिक प्रदेश, अगर अपनी बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया था। चार भागों में बांटा गया था। इसमें मैंने आपको विद मैप बताया था भी कहां पे कौन सा भौतिक प्रदेश आता है। तो सबसे पहले यदि अपनी बात करें तो कौन सा आता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ माउंटेन रीजन, ठीक है। दूसरा है उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदानी प्रदेश, नदन प्लेन, ठीक है। तीसरा जो आता है, हाँ, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। चौथा जो है वो है तटीय प्रदेश या तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है, कोस्टल रीजन और आइलैंड। ये चार भौतिक प्रदेश हैं। इनका अपने को क्षेत्रफल भी ध्यान में रखना है। यदि पूरे भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,263 वर्ग किलोमीटर इसका भारत का कुल एरिया आता है। इसमें से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो कितना है भी? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर का जो मैदान है ये आता है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर अपने बात करें प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, इसकी बात करें तो ये आता है 16 लाख है भी, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। बाकी जो बचता है वो शेष प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह आ जाते हैं। ये पूरे भारत के अंदर एरिया आता है इनका। तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इन चार प्रदेशों में यदि अपने बात करें तो एक तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अपने बात की थी रिलीफ फीचर की, उचावच की दृष्टि से, तो उचावच की दृष्टि से भारत में बात करें तो सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं 43.2% भाग पे, ठीक है। और यदि अपने भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा भाग आता है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक अपने किया था कल। आगे इसको करते हैं, मैप में देख लिया सभी ने। अब देखो, सबसे पहले एक तो यदि अपनी थ्योरी की बात करें तो कोबर का भूसंति सिद्धांत, इसके बारे में कहा था आपको। दूसरा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। और तीसरा है हैरी हैंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थ्योरी। कॉपर का भूसंधि सिद्धांत जो आता है वो आता है, कब आता है ये? 1932 में। और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
ये आता है 1912 के अंदर। कहानी क्या होती है, 1912 में ये सिद्धांत आता है और 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है, तो वापस ये सिद्धांत प्रकाशित होता है 1915 के अंदर। इस टाइम फिर लोगों का ध्यान नहीं गया था इसकी तरफ, और वापस फिर इन्होंने 1920 में अपनी इस थ्योरी को प्रकाशित किया था। 1912, 1915, 1920। इसके बाद में अपनी बात करें हेरियंस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आती है 1960 के अंदर। कब आती है? 1960 में। इनके बारे में मैंने आपको कहा था भी तीनों थ्योरी जो है वो आपको पढ़ के आनी है। पढ़ कर आए हो क्या? और ये जो तीनों थ्योरी हैं इसमें आप देखोगे भी भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, आप 4 भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो, भी उनका निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, उनके निर्माण के लिए इन तीनों को पढ़ा जाता है। किस तरह से मैदान का निर्माण होता है, किस तरह से पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश आप देख रहे हो, ये किसका भाग माना जाता है इन थ्योरियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सी प्लेट का भाग माना जाता है और वेगनर के अकॉर्डिंग किसका भाग माना जाता है, इन सभी की अपने को चर्चा करनी है। तो एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर महोदय। देखो, इन्होंने अपनी ये थ्योरी जो प्रकाशित की थी 1932 में की थी। ठीक है, और इनकी थ्योरी जो प्रकाशित हुई थी भूसंतति सिद्धांत के रूप में, भूसंतति सिद्धांत। ठीक है, जियोसाइक्लिन थ्योरी के रूप में भूसंतति सिद्धांत। ये जो प्रकाशित है, इन्होंने क्या बताया था भी दो कोई ऐसे तलीय भाग होते हैं, उनके बीच का जो भाग होता है एक गर्तनुमा या भूसंतति के रूप में होता है। इन्होंने भूसंतति की परिभाषा दी थी भी ऐसा क्षेत्र जो गर्त के रूप में हो, ठीक है, संकरा हो, वो क्या कहलाएगा? भूसंतति कहलाएगा। और इसी के आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रकाशित कर दिया था। इन्होंने बताया था भी कोई भी स्थल भाग होता है, जैसे ये कोई स्थलीय क्षेत्र है, ये कोई लैंड है, इसके बीच में ये खाई है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, इस स्थल भाग से बहने वाली जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो अपने साथ में अपर्दन करके इस भाग से मलबा लेके आती है और इस क्षेत्र में बिछा देती है इस तरह से। ठीक है, इस क्षेत्र में बिछा देती है, इसे बोला जाता है अवसाद। और इस प्रक्रिया को इन्होंने कहा था अवसादीकरण। हाँ, अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन। ठीक है, और यदि बात करें तो धीरे धीरे ये अवसाद जमा होता जाता है और ये जो भाग है ये गहरा होता चला जाता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है भी ये जो गर्त है ये बढ़ जाता है अवसाद से। जैसे ये गहरा होता है तो अंदर की तरफ इस तरह से ये अंदर की तरफ जाता है, तो यहां पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थल भाग है उसकी तरफ से बल लगता है। ठीक है, जैसे जैसे ये गर्त गहरा होगा तो ये जो भाग है ये इस तरफ इनमें खिंचाव होगा, स्थल भाग है उनमें आपस में इस तरह से खिंचाव होता है, तो यहाँ पे फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से यानी ये स्थल भाग इस तरफ आता है, ये स्थल भाग इस तरफ आता है। जब ये भाग आते हैं तो यदि ये बल अधिक हो, ठीक है, तो ये पूरा भाग पर्वत के रूप में उठ जाता है। यदि ये बल कम सक्रिय हो तो ये जो भाग है इस भाग के अंदर ये जो मलबा भरा है यहां पे ये जो भाग उठता है, ये साइडों वाले भाग उठ जाते हैं पर्वतों के रूप में। बीच वाला जो भाग है ये उठता है पठार के रूप में, यानी कम ऊंचा भाग होता है ये। और साइड वाले जो भाग हैं ये पर्वतों के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। इन्हें कहा था इन्होंने पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। और इन्होंने एक स्पेसिफिक नाम से इन्हें पुकारा था, क्या कहा था? रेड कैंटेन, रेड कैंटेन। क्या कहा था? रेड कैंटेन कहा था पर्वत श्रेणियों को, साइडों में जो भाग उठते हैं
ठीक है। बीच वाला जो भाग है, इन्होंने बताया था भी यदि कम ये बल कम सक्रिय हो तो बीच वाला जो भाग है वो अप्रभावित रहता है। ठीक है, अप्रभावित रहता है। मध्य पिंड की संज्ञा दी थी और इस बीच वाले भाग को इन्होंने कहा था स्वासीन वर्ग। क्या कहा था? स्वासीन वर्ग। इनकी थ्योरी में यही है। इन्होंने बताया था यदि बल अधिक सक्रिय हो तो ये बीच वाला जो भाग है, ये जो मलबा है, ये वलित हो जाता है, पूर्णतः पर्वत का रूप ले लेता है। अगर ये फोर्स कम सक्रिय हो तो ये साइडों में पर्वत श्रेणियों के रूप में उठ जाता है और बीच का जो भाग है जिसे मध्य पिंड कहा था, इन्होंने स्वासीन वर्ग कहा था, ये क्षेत्र अप्रभावित रहता है और एक पठार का रूप ले लेता है। इसी तरह यदि आप देखोगे भारत और चीन के अंदर, तो चीन में आप देखोगे तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? कुनलुन पर्वत श्रेणी। इसके बीच का जो पठारी क्षेत्र है, तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार, ठीक है। और इसके दक्षिण में हिमालय माउंटेन, ठीक है, हिमालय माउंटेन। यानी इन्होंने बताया था भी जो साइडों वाले जो भाग हैं वो पर्वत श्रेणियों के रूप में ऊपर उठ गई और बीच वाला जो भाग है जिसे स्वासीन वर्ग की संज्ञा दी थी, कम ऊपर उठा था, उसे इन्होंने तिब्बत के पठार के रूप में जाना था। और साइडों में एक तरफ हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है और दूसरी तरफ है कुनलुन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, जो कि वर्तमान में चीन में है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है। दूसरी थ्योरी की बात करें तो एक थ्योरी आती है वेगनर की। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विस्थापन सिद्धांत। इसमें क्या बताया था अभी इन्होंने? हाँ, इन्होंने बताया था, वेगनर महोदय ने, पहला तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है भी वेगनर कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। ठीक है। इनका संबंध किससे था? तो ये एक भूगर्भवेत्ता और जलवायुवेत्ता थे। ठीक है, ध्यान में रखना, वेगनर के बारे में पूछ लिया जाता है भी कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे। इनका संबंध कहां से था? तो ये जलवायुवेत्ता और भूगर्भवेत्ता। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी इन्होंने, कब दी थी? 1912 में। ठीक है, ये 1912 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों के ध्यान में नहीं आया था, तो वापस इन्होंने 1915 के अंदर, ठीक है, और फिर इन्होंने 1920 में अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था। अब देखो, भारत में पढ़ो या राजस्थान के कोई भी भौतिक प्रदेश पढ़ो तो इस थ्योरी को जरूर पढ़ा जाता है। क्या था इसमें? इसमें यदि अपनी बात करें तो इस तरह से पूरी पृथ्वी थी। ठीक है, और इसके बीच बताया जाता है भी शुरुआती टाइम में पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी होती चली गई और बीच का जो भाग है वो ठोस आकृति के रूप में इस तरह से, ठीक है, इसे नाम दिया गया था पेंजिया। जो ठोस भाग था इसे नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। ठीक है, और बाहर की तरफ जो ये द्रवित भाग था इसे नाम दिया गया था पेंथालासा। और पेंथालासा जो है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है जल ही जल, जल ही जल। बहुत बार पूछ लिया जाता है भी वर्तमान में पेंथालासा के अवशिष्ट रूप में आप क्या देखते हो? तो प्रशांत जो महासागर है, पैसिफिक जो ओशियन है, उसको देखा जाता है पेंथालासा के रूप में। अब ये पेंजिया जो था ये दृढ़ भाग था। ठीक है, धीरे धीरे, ये बात है कार्बोनिफेरस काल की। कब की बात है? कार्बोनिफेरस काल।
कार्बोनिफेरस काल में एक तो स्पेंजिया का निर्माण हो गया और साइड में इसमें जो द्रव भरा हुआ था उसे पेंथालासा कहा था। धीरे धीरे टाइम निकलने के अकॉर्डिंग ये जो पेंजिया है ये और ठोस होता चला गया और बीच से ये टूट गया, बीच भाग से ये टूट गया। तो उत्तर में जो भाग था उसे उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, और दक्षिण में जो भाग था इसे दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को इन्होंने नाम दिया था अंगारालैंड या लोरेशिया, अंगारालैंड या लोरेशिया। और दक्षिणी पेंजिया को इन्होंने नाम दिया था गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड। ठीक है। वर्तमान के अंदर यदि आप इस लोरेशिया या अंगारालैंड का जो भाग देखते हो तो आपको दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है वो इस अंगारालैंड के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। और यदि अपने गोंडवानालैंड की बात करें तो इसमें आप देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो भाग है ये गोंडवानालैंड के रूप में है। अब देखो ये भाग बीच में से टूट गया और यहां पर ये जो बीच में से टूटा था तो यहां पर जल भर गया जिसे नाम दिया गया था टेथिस सागर, या कह सकते हो टेथिस भूसंते। ठीक है, टेथिस सागर नाम दिया गया था। इसमें आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो पेंजिया के बारे में कि पेंजिया क्या था, एक पेंथालासा क्या था। ठीक है। और जो उत्तरी पेंजिया था उसको क्या नाम दिया गया था, तो अंगारालैंड और लोरेशिया नाम दिया गया था। दक्षिणी जो पेंजिया था उसको क्या नाम दिया गया था, गोंडवानालैंड दिया गया था। ठीक है। अब यहां पर ये जो टेथिस सागर था, इस ये जो पेंजिया था उत्तरी पेंजिया से नदियां निकल के आती हैं और इस टेथिस सागर में मलबा भर देती है। ठीक है। इस दक्षिणी जो पेंजिया है यहां से भी रिवर्स निकलती है और यहां से अपने साथ अवसाद लेके आती है और इस भाग में बिछा देती है। वर्तमान में भी आज अपने ऐसी कंडीशन देखते हैं। आप यदि भारत में देखोगे तो भारत में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है। जैसे सोन नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। आप यमुना नदी को देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। आप जब यूरोप को देखोगे तो जो नदियां हैं ओब है, येनेसी है, वो नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस तरह से मतलब नदियां इस स्थल भाग से ढाल के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग ये रिवर्स यहां पे मलबा बिछाती चली गई और धीरे धीरे ये जो स्थल भाग है यहां पर मलबा भर गया इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है। और बाद में बताते हैं भी ये दोनों भाग आपस में, एक तो है अंगारालैंड और दूसरा कौन सा है, गोंडवानालैंड। ये दोनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे की तरफ गति होती है और बीच में ये टेथिस भूसंति है, इसमें मलबा भर गया था। तो आपस में जब भी इस तरह से गति होगी तो बीच का भाग ऊपर उठेगा। ठीक है। तो ये जो भाग है ये पर्वत के रूप में उठ गया, जो कि आज आप हिमालय पर्वत के रूप में देखते हो। ठीक है। जो कम ऊपर उठा हुआ भाग है उसे पठार के रूप में देखते हो। और गोंडवानालैंड का जो भाग वर्तमान में भारत में जो पढ़ा जाता है वो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय प्रदेश है, द्वीप समूह है, ये गोंडवानालैंड के हिस्से माने जाते हैं। भारत में अपने 4 भौतिक प्रदेश हैं जिसमें से 2 भौतिक प्रदेश जो गोंडवानालैंड के हिस्से आते हैं और 2 इस टेथिस सागर के हिस्से आते हैं। कौन कौन से, एक तो हिमालय पर्वत और एक ये मैदानी क्षेत्र है, ये टेथिस सागर का हिस्सा आता है। ठीक है। और 2 जो भाग हैं ये गोंडवानालैंड के हिस्से पड़े जाते हैं। कौन कौन से, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह और तटीय प्रदेश। बात समझ आई क्या। अब अपनी बात करते हैं तीसरी जो थ्योरी है, हैरी हैंस। हैरी हैंस इन्होंने अपनी थ्योरी 1960 में प्रकाशित की थी, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में
देखो स्थलखंड निर्माण के लिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है वो यही माना जाता है हेरियंस। ठीक है, कोबर ने जो थ्योरी प्रकाशित की थी उसमें कमियां रह गई थी। उन्होंने जो पूर्व से पश्चिम जो पर्वत फैले हुए हैं उनकी तो चर्चा कर दी थी, बट उत्तर से दक्षिण जो पर्वत हैं, माउंटेन है, जैसे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, उनकी चर्चा कोबर नहीं कर पाया था। ठीक है, कोबर ने ये बताया था, भी कोबर ने ये कहा था भी दक्षिण की तरफ से ये जो बल लगा था, उत्तर की तरफ से बल लगा था। जैसे एक तो ये हंगरी का मैदान बन गया। ठीक है, एक आप देखोगे एटलस और ये आल्प्स जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच के अंदर आप देखोगे भूमध्य सागर का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं उनकी तो कोबर ने चर्चा कर दी थी, बट उत्तर से दक्षिण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, इनकी चर्चा नहीं कर पाया था कोबर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, उसकी भी चर्चा नहीं कर पाया था। उसके बाद में जो वेगनर सिद्धांत जो है उसके विपक्ष में भी लोगों ने तर्क दिए थे। हालांकि वेगनर ने अपने पक्ष में भी तर्क रखे हैं। आज भी आप यदि देखते हो अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, उसकी शेप ऐसी है, भी बताते हैं भी आज भी उन दोनों की शेप आपस में मिलाई जा सकती है। ठीक है, और एक इन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण दिया था भी एक लेमिंग जीव है जो नॉर्वे और स्कैंडिनेविया जो क्षेत्र है वहां पर ये जीव पाए जाते हैं, वो आज भी पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं, यानी वेस्ट की तरफ भागते हैं, तो वो अंटार्कटिक महासागर में चले जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण दिए थे, और इनके बाद में विपक्ष में भी प्रमाण निकल के आते हैं। तो इसके बाद में जो थ्योरी आती है वो हैरी हेंस की आती है 1960 प्लेट टेक्टोनिक। इन्होंने बताया था एक तो प्लेट के बारे में, सर्वप्रथम ये प्लेट शब्द किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। प्लेट किसे कहा जाता है? जो दृढ़ तलखंड है उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और प्लेट का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो मॉर्गन महोदय ने किया था। प्लेट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? टूजो विल्सन। ठीक है, और प्लेट का वर्गीकरण किसने किया था? मॉर्गन महोदय ने। उन्होंने 6 मुख्य प्लेट और 20 गौण प्लेटें बताई थी। हाँ, ठीक है, 6 मुख्य प्लेट और 20 गौण प्लेट। 6 मुख्य प्लेट कौन कौन सी थी इसकी यदि अपने चर्चा करें तो देखो, एक तो अमेरिकी प्लेट के रूप में पढ़ते हो आप, अमेरिकी प्लेट। ठीक है, यहां पर भी अमेरिकी प्लेट है। इसके बाद में एक यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जिसमें एशिया और यूरोप का भाग आता है। एक अफ्रीकी प्लेट। हाँ, अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, इसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यदि अपनी चर्चा करें तो दक्षिण में देखोगे तो अंटार्कटिका प्लेट। कितनी हो गई ये? अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, और एक हो गई, हाँ, प्रशांत प्लेट। कितनी होगी? 6 होगी। ये 6 मुख्य प्लेटें बताई थी। बहुत सारे 7 भी बताते हैं। 7 प्लेटें कब होती है? जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग कर दिया जाता है तो ये 7 हो जाती हैं। मॉर्गन महोदय ने 6 प्लेटें बताई थी। अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के अंदर यूरोप और एशिया का भाग था। अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत प्लेट। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था भी पृथ्वी जो है ये बाहरी परत है पृथ्वी की, जो स्थल भाग अपने देखते हैं। ठीक है, यहां पर ये प्लेटें पाई जाती हैं, इस रीजन के अंदर ये प्लेटें पाई जाती है यहां पर। ठीक है, ये यहां प्लेटें पाई जाती हैं। और
पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठीक है, भूप्रपट्टी कहते हैं। उसके बाद में सियाल, सीमा, निफे, इनको आप पढ़ते हो। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे आप जाते हो तो यहां पर गर्म तप्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, ये जो मैग्मा है ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, ये गर्म तप्त पदार्थ है, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इन प्लेटों में हलचल होती है। इन प्लेटों में क्या होती है, हलचल होती है। इसी कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, ये प्लेटों की हलचल की वजह से जो आप स्थल रूप देखते हो धरातल पे, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में, गर्त के रूप में। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बड़ी बड़ी बातें ये बताई थी कि जो मैग्मा है ये धरातल से बाहर आने की कोशिश करता है तो ये प्लेटों में हलचल होती है, जिसके रूप परिणाम स्वरूप आप पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, ये देखते हो। ठीक है, अब अपनी बात करें भी इन प्लेटों के अंदर, तो जैसे अपने हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत के लिए उत्तरदायी जो प्लेट है वो तो एक तो इंडियन प्लेट, ठीक है, और एक है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय पर्वत के लिए, हिमालय पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्लेटें कौन कौन सी है, किन कौन सी प्लेटों में आपस में टकराव हुआ था। तो इन दोनों प्लेटों में आपस में इस तरह से गति होती है, ठीक है, आमने सामने। इसे हैरी एंस महोदय ने अभिसारी गति कहा था। क्या कहा था, अभिसारी गति, अभिसारी गति। ठीक है, और एक बताया था इन्होंने अपसारी गति, डाइवर्जेंट अपसारी गति। ठीक है, इस अपसारी गति की वजह से भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश का निर्माण यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच का भाग जो है वो दरारनुमा हो जाता है, जिसे भ्रंश कहा जाता है। और एक इन्होंने बताया था संरक्षी गति, संरक्षी गति। ठीक है, इस गति से भी भ्रंश का निर्माण होता है, इस गति से भी भ्रंश का निर्माण होता है। इस संरक्षी गति का एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहो तो कैलिफोर्निया यूएसए का जो क्षेत्र है वहां पर आपको इस संरक्षी गति का एग्जाम्पल मिलेगा। इसमें क्या होता है भी दो प्लेटें आपस में, जैसे ये को प्लेट है, ये इस तरफ आ रही है, दूसरी प्लेट इसी के पास से होते हुए आगे निकलती है, यानी आपस में रगड़ खाती है प्लेटें। ठीक है, अभिसारी गति में तो आमने सामने प्लेटें होती हैं, अपसारी गति में एक दूसरे से दूर जाती हैं। और इसमें क्या होता है, संरक्षी गति के अंदर इसमें एक दूसरे की प्लेट सामने तो आती है बट पास से रगड़ खाते हुए निकल जाती हैं। ठीक है, हाँ, और ये इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है वहां पर मिलता है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। ठीक है, ये तीन प्रकार की गतियों की चर्चा की थी हैरी हैंस महोदय ने। कौन कौन सी, अभिसारी गति, संरक्षी गति, अपसारी गति। अब जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण होता है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति की वजह से होता है। ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये दृढ़ भाग हैं और बीच के अंदर इनमें कौन, भूसंति के रूप में क्या था, 33 सागर। क्या था, 33 सागर। ठीक है, ये 33 सागर की जगह जो मलबा भरा था ये ऊपर उठ गया, जो आज आप पर्वत के रूप में देखते हो, जिसे हिमालय पर्वत की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, ये तीन थ्योरियां थी संक्षेप में, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी क्या क्या थी। ये स्थलरूप जो है भारत के आप देखते हो, इनका निर्माण किस तरह से होता है। अब अपने एक एक की चर्चा करते हैं भी भारत के अंदर जो चार भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहां पाया जाता है भी ये, देखो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की चर्चा करें अपने, पहला अपना भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो भाग है यहां पर, ये क्षेत्र आता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर। ठीक है, पहला भौतिक प्रदेश है भारत का। इस उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग पढ़ा जाता है इसका, एक तो है ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय, या इसे कहते हैं पार हिमालय। पार हिमालय, या इसे कहा जाता है तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय, क्योंकि इसका अधिकतर जो विस्तार है वो तिब्बत में पाया जाता है, तो इसे तिब्बती हिमालय नाम दिया जाता है। दूसरा जो भाग है इसका, वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। और तीसरा जो इसका भाग है वो पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, यानी एक तो ये भाग हो गया, यहां पर जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, आगे भी पाया जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, पूर्वी तरफ आप हिमालय का जो भाग देखते हो, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? पूर्वांचल हिमालय। इसमें पहाड़ियां पड़ी जाती हैं, और बाकी ये जो समानांतर रूप से आप पढ़ते हो, ये पार्ट है हिमालय का। हिमालय का, यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, यानी हिमालय के निर्माण से पहले जो हिमालय का भाग जो निर्मित हो गया था, उसे ट्रांस हिमालय नाम दिया गया। दूसरा जो भाग है वो हिमालय पर्वत है, और तीसरा जो है इस हिमालय का ही पार्ट है जो पूर्वी तरफ जो पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है, उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, एक एक की चर्चा करते हैं अपनी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, देखो इसे अन्य नाम की बात करें तो इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की उस तरफ है ये। ठीक है, तो इसे पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय। और यदि बात करें तो इसे तिब्बत में इसका क्षेत्र होने की वजह से इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय। ठीक है जी, ठीक है। ट्रांस हिमालय, व्हाइट ले लें। ठीक है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या तिब्बती हिमालय। सबसे पहले इसका जो पता लगाया था वो एक व्यक्ति का नाम आता है स्वेन हेडन। किसने पता लगाया था? स्वेन हेडन ने। ठीक है, स्वेन हेडन ने इस हिमालय के बारे में सर्वप्रथम लोगों को बताने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और यदि बात करें तो इस ट्रांस हिमालय को आप 4 श्रेणियों के रूप में पढ़ते हो। 4 श्रेणियों की चर्चा करें तो कहां कहां पे क्या कौन कौन सी श्रेणियां हैं? आप उत्तरी भारत का क्षेत्र देखोगे, इस तरह से हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो भाग हैं, ये भाग, ये जो भाग हैं, ये भाग आता है इसका काराकोरम श्रेणी के रूप में। कौन सी श्रेणी है ये? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, दूसरा जो भाग यहां पे आता है, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन सा भाग है ये? लद्दाख श्रेणी के रूप में। इस लद्दाख श्रेणी का ही तिब्बत में फैला हुआ भाग है, यानी पूर्वी तरफ यहां पे ये जो फैला हुआ भाग है, इसे कहा जाता है
कैलाश श्रेणी, क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी। ठीक है, और यहां पर ये जो रीजन है ये कहलाता है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, बहुत बार अपने एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण इन श्रेणियों का क्रम क्या है। ठीक है, तो ऊपर जो उत्तर में आती है वो काराकोरम श्रेणी है, उसके दक्षिण में आप देखोगे तो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी तरफ जो विस्तार है तिब्बत में उसे कहा जाता है कैलाश श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सा पार्ट है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब इन एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं काराकोरम जो श्रेणी है। ठीक है, सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी। इसकी यदि अपने बात करें काराकोरम श्रेणी की, तो एक तो ये भारत में उत्तर में पाई जाती हैं, बिल्कुल उत्तर में जो आपको श्रेणी दिखाई देगी वो काराकोरम श्रेणी की श्रेणी है। और कौन से हिमालय का भाग है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग ट्रांस हिमालय का नहीं है या है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में 4 ही श्रेणियां पढ़ते हो आप। पहली जो है वो काराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश है और जास्कर है। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी के अंदर एक तो ये भारत के उत्तर में है। ठीक है, दूसरी यदि बात करें तो इसको संज्ञा दी जाती है उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़, स्पाइन ऑफ हाई एशिया। ठीक है, स्पाइन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है इसे, काराकोरम श्रेणी को। और इस श्रेणी के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है, यहां पाई जाती है K2, K2 जिसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है अभी, 8611 मीटर, 8611 मीटर। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पहली ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो K2 ही मानी जाती है। कौन सी है, K2। ठीक है, और यदि बात करें इस काराकोरम श्रेणी की, तो ये कौन से क्षेत्र में फैली है अभी भारत में, लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर फैली है। ठीक है, K2 की बात अपने कर चुके हैं। और यदि बात करें तो इस काराकोरम श्रेणी के अंदर 2 दरे देखे जाते हैं मुख्य रूप से। एक यहां पे दरा आता है जिसे नाम दिया जाता है अगिल दरा, अगिल दरा। ठीक है, हालांकि और भी छोटे मोटे दरे हैं। एक यहां पे दरा आता है इस रीजन में, इसे नाम दिया जाता है काराकोरम दरा। कौन सा दरा है, काराकोरम दरा। और एक दरा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर है इस रीजन में ससाइनी दरा, ससाइनी दरा। ये ससाइनी दरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ससाइनी दरा जो है वो कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, तो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है ससाइनी दरा। ठीक है, ये लद्दाख में आते हैं तीनों दरे, अगिल दरा, काराकोरम दरा और ससाइनी दरा। ठीक है, इसके बाद में यदि अपने बात करें तो इस काराकोरम श्रेणी के अंदर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर की अपनी बात करें, इन ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ लिया जाता है। ग्लेशियर जो हैं इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ लिया जाता है। तो इनकी यदि अपनी बात करें तो यहां पर सबसे पहले आप जो ग्लेशियर देखोगे वो आपको ग्लेशियर दिखाई देगा रेमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है,
रेमो ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे तो आपको ग्लेशियर दिखाई देगा सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद आपको ग्लेशियर दिखाई देगा बाल्टोरा, बाल्टोरा। इसके बाद में है बियाफो। इसके बाद है विस्पर, और इसके बाद है बतुरा। इन ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट क्रम पूछ लिया जाता है। रेमो, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, स्पर और बतुरा ग्लेशियर। ठीक है, अब बात आती है सियाचिन ग्लेशियर की। ये जो ग्लेशियर है ना, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। और यहां से एक रिवर निकलती है, नुब्रा नदी। यहां से इस तरह से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। और ये जो नुब्रा नदी है ये एक वैली का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है नुब्रा घाटी। यानी नुब्रा घाटी का निर्माण इसी नुब्रा नदी के द्वारा किया जाता है। हालांकि नुब्रा घाटी का जो निर्माण होता है वो लद्दाख श्रेणी में होता है। नुब्रा घाटी आपको यहां नहीं लिखना है, नुब्रा घाटी आपको लद्दाख श्रेणी में लिखनी है। ठीक है, तो नुब्रा घाटी के अंदर, सॉरी, लद्दाख श्रेणी में नुब्रा घाटी का निर्माण होता है। और कौन सी नदी के द्वारा? तो नुब्रा नदी कहां से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये थी काराकोरम श्रेणी। कल अपने पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी, और इसके बाद में पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी, और एक पढ़ेंगे थोड़ा सा कैलाश श्रेणी के बारे में। ठीक है, तीनों श्रेणियों की जो उच्च चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में इनमें कौन कौन से दर्रे हैं उनकी चर्चा करेंगे। हालांकि इन श्रेणियों में और भी दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी की चर्चा अपने को नहीं करनी है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की चर्चा करनी है। कर दिया।